आज जब लेखकों के एक वर्ग द्वारा आतंकवादियों को क्रांतिकारी बताने की होड़ लगी हुई है, ऐसे में एक क्रांतिकारी व आतंकवादी में क्या फर्क होता है, ये जानना बहुत जरूरी हो गया है। एक क्रांतिकारी व आतंकवादी में क्या फर्क होता है, इसे जानने के लिए हमें चलना होगा लगभग 100 साल पीछे, उस दौर में जब वाकई एक क्रांतिकारी ने भारत की धरती पर जन्म लिया था। बात है 14 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग में पिछले दिन गिरी 400 से ज्यादा लाशें उठा ली गई थी। जगह जगह खून के धब्बे अभी भी दिखाई दे रहे थे। बाग के बीचों बीच एक युवा मिट्टी को उठा अपने माथे पर लगा रहा था। युवा का नाम था भगत सिंह। चल भाग फिरंगी सूरा आया, फिरंगी सूरा आया, फिरंगी सूरा आया। चल भाग फिरंगी सूरा आया, चल भाग फिरंगी सूरा आया, चल भाग भाग सूरा आया, फिरंगी सूरा आया। हे फिरंगी, हे फिरंगी, हे फिरंगी, चल भाग भाग सूरा आया। इस घटना के कुछ साल बाद 17 साल की उम्र में भगत सिंह ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। पिता की विवाह की जिद अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शादी के बारे में उसकी राय स्पष्ट थी। कहता था, गुलाम भारत में अगर मेरी शादी हुई तो फांसी से होगी। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद द्वारा चलाए जा रहे क्रांतिकारी गुट हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो भगत सिंह ने देश में तख्ता पलटने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। गरम व नरम दलियों में जनता का समर्थन नरम दल के साथ था और जन समर्थन के बिना किसी भी क्रांति का सफल होना लगभग असंभव। इसलिए जनमानस के मन में क्रांतिकारियों के लिए जगह बनाने के उद्देश्य से भगत सिंह द्वारा नौजवान भारत सभा की शुरुआत की गई। केवल गोरे बाबुओं को देश से निकाल देने से काम समाप्त नहीं होगा। उन भूरे बाबुओं से भी देश को बचाना है जो उनके बाद सत्ता पर बैठने को तैयार दिख रहे हैं। भगत सिंह के ऐसे क्रांतिकारी विचारों के साथ लोगों का जुड़ना स्वाभाविक था। बॉम्ब और पिस्टल से ही जोड़कर देखे जाने वाले क्रांतिकारियों को अब विचार विवेक व चिंतन से जोड़ा जाने लगा। क्रांतिकारियों की छवि सुधरने लगी। उधर स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के नरम दलियों के अपने तरीके थे। उनके नरम तरीकों से अंग्रेजों को कम खतरा था। अंग्रेजों को खतरा था तो 1857 जैसी किसी क्रांति के दोबारा उठने का। अंग्रेज चाहते थे कि नरम दल का वजूद बना रहे और क्रांतिकारियों को जन समर्थन न मिले। इसलिए क्रांतिकारी गतिविधियां जब भी तेजी पकड़ने लगती तो अंग्रेजों द्वारा प्रेस और मीडिया के जरिए उन्हें बागी व अराजक कहकर बदनाम कर दिया जाता। भगत सिंह व उनके साथियों की लोकप्रिय हो रही क्रांतिकारी लहर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 17 नवंबर 1928 को अंग्रेजी अफसर जेम्स स्कॉट द्वारा लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज कर हत्या कर दी गई। इसके उत्तर में गुस्साए क्रांतिकारियों ने जब आनन फानन में स्कॉट की जगह अंग्रेजी अफसर सैंडर्स को मार गिराया तो अंग्रेजी अखबारों को उन्हें फिर से बॉम्ब, पिस्टल और अराजकता से जोड़ने में समय न लगा। देश के विभिन्न वर्गों द्वारा उन्हें सिर फिरे नौजवान कहकर नकारा जाने लगा। क्रांतिकारियों द्वारा लोगों का जीता हुआ विश्वास एक बार फिर गवा दिया गया था। भगत सिंह को अब बात स्पष्ट हो चुकी थी। क्रांतिकारियों के प्रति लोगों का मन बदलने के लिए अब कुछ बड़ा करने की जरूरत थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हमें अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, चाह हथेली पर लिए लो बढ़ चले है ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है
कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 8 अप्रैल 1929 दोपहर 12:30 बजे सेंट्रल असेंबली दिल्ली में जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास किया जा रहा था तो ऊपर गैलरी से एक बॉम्ब नीचे हॉल में गिरा दिया गया। अभी पहला बम धमाका असेंबली में गूंज ही रहा था, तभी एक और विस्फोट हुआ। इन धमाकों से हुआ धुआं जैसे जैसे छटने लगा तो एक हैरान करने वाला दृश्य सामने आया। सभी सांसद अपनी अपनी जगह खड़े होकर ऊपर गैलरी की ओर देख रहे थे। किसी को एक खरोच तक नहीं आई थी। बॉम्ब केवल धमाका करने के लिए ही था। गैलरी में खड़े भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ सैकड़ों पर्चे नीचे हॉल में फेंकने लगे। सैंडर्स को मारने के 1 साल बाद तक भी भगत सिंह को अंग्रेजी पुलिस पकड़ ना सकी थी, लेकिन आज मकसद भागना नहीं था, इसीलिए बॉम्ब गिराकर भगत सिंह गैलरी में ही खड़े रहे। पर क्यों इतनी आसानी से अपने आप को पुलिस हिरासत में दे दिया गया? जब किसी को मारना ही नहीं था तो ये बम धमाके क्यों? इन सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक 2 साल बाद सेंट्रल जेल लाहौर में मिला। असंख्य यातनाओं के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया। देश को जगाने का जो कार्य भगत सिंह जीते जी न कर पाए, आज अपनी शहादत के बाद वो कर गए। उनकी फांसी की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। फांसी पर लटके 3 युवाओं की कल्पना से ही पूरे हिंदुस्तान का दिल पसीज गया था। पंजाब से लेकर बंगाल तक जुलूस व जलसे निकलने लगे। क्रांतिकारियों के पक्ष में पूरा देश खड़ा हो उठा। पहली बार भारत के जनमानस में क्रांतिकारियों के लिए समर्थन जाग गया था। आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस व अन्य क्रांतिकारियों को इसी जन समर्थन के कारण देश आजाद करवाने में आसानी हुई। लोग जिंदगी से फायदा नहीं ले पाते, भगत सिंह मौत से फायदा ले चुके थे। तो यही फर्क होता है एक क्रांतिकारी और एक आतंकवादी में। एक आतंकवादी लोगों की जान लेकर उन्हें जीतना चाहता है और एक क्रांतिकारी अपनी जान देकर।